नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच एक खबर ये आई है कि अब तक जो हम मानते थे कि कोरोना से सिर्फ सांस की तकलीफ होती है, अब ये खबरें आने लगी है कि दिल की तकलीफ भी हो रही है, दिल की बीमारियां भी हो रही है। यानी कोरोना का संक्रमण दिल तक होने लगा है, हार्ट तक होने लगा है और इसके चलते भी लोगों की मौत हो रही है। और ये एक नई चीज़ सामने आई है। उसके अलावा एक दो और चीज़ें आई हैं। तो अब तक तो हम समझते थे कि ये लंग्स की बीमारी है, हमारा जो फेफड़ा है वो संक्रमित होता है और उससे संकट होता है। अब दिल यानी हार्ट, तो ये दोहरी मुसीबत क्यों आ गई? और इस पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राजीव कुमार को, जो यहाँ के एक मशहूर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत ही जाने माने, बहुत ही परिचित और बहुत ही कारगर डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर राजपूत, आपका स्वागत करते हैं यहाँ सत्यहिंदी.com पर। और बहुत सीधा पहला सवाल है मेरा कि अब तक तो ये माना जाता था कि ये जो है लंग्स की बीमारी है, ये जो संक्रमण है जो अटैक करता है वो लंग्स पर करता है। अब जो कुछ रिपोर्ट्स आई है दुनिया भर में पोस्टमार्टम के बाद, उससे ये पता चल रहा है कि ये हार्ट को यानी दिल को भी इफेक्ट कर रहा है और वो जो है एक नई चिंता का विषय बन गया है। तो आपने इस पर गौर किया होगा, जरा इसके बारे में बताइए। नमस्कार। देखिए, अभी तक इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बारे में कई चीज़ें समय समय पर उभर के आई हैं और अभी तक फाइनली हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई लंग इन्फेक्शन और निमोनिया से। ज़्यादातर पेशेंट प्रेजेंट करते थे सांस की तकलीफ, बुखार और निमोनिया। नॉर्मली इस सिचुएशन में जब हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं और उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट आमतौर से देखते हैं, बट इस बीमारी में देखा गया कि उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है और वेंटिलेटर की लंबे समय तक जरूरत पड़ती है। तो इस तरह ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स और रीजंस के बारे में सोचा गया। एक थ्योरी ये आई कि इसमें ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में जो हीम कंपोनेंट होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। और अभी जो लेटेस्ट थ्योरी आई है, जो इटली में हुई ऑटोप्सी स्टडीज पे बेस्ड है, कि जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है, माइक्रो सर्कुलेशन क्लॉग हो जाता है थ्रोम्बोसिस से, तो जो ब्लड सप्लाई लंग्स की होती है वो इफेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से एक्सरे में चेंजेस आते हैं और इसीलिए शायद हमको वेंटिलेटर से पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह भी देखा गया है कि यह वायरस हार्ट को डायरेक्ट भी इफेक्ट कर सकता है, मायोकार्डाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो पहले भी और वायरस के साथ भी देखी गई है। इसमें ईसीजी चेंजेस, चेस्ट पेन, इको में चेंजेस, सारे चेंजेस इस तरह के आ सकते हैं जो हार्ट अटैक को मिमिक करते हैं। तो जैसे जैसे कोरोना स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, उस तरह उसी के साथ कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स और एडिशनल मैकेनिज्म्स भी पता लग रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक नया संकट जो है हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा सीधा सवाल, दूसरा सवाल ये होगा कि ऐसे में जो हार्ट के पेशेंट हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? कैसे वो अपनी सुरक्षा कैसे करें? देखिए भाई साहब, इसमें कुछ चीजें ध्यान देने की हैं। जो लोग हार्ट के मरीज हैं उन लोगों को अमूमन तौर पे ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर उनको किसी तरह कोरोना हो जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के और सीरियसनेस होने का रिस्क ज्यादा है। तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो पूर्ण रूप से और भी ज्यादा एहतियात, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन का रखें। अपनी सारी दवाइयां, मैं दोबारा एम्फेसाइज करके बोलना चाहता हूं कि सारी दवाइयां कंटिन्यू रखें, कोई भी दवा डिसकंटिन्यू ना करें। खास तौर से जो एस इनहिबिटर, एआरबीज जो ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं, उन दवाओं को कंटिन्यू रखें, एस्पिरिन को कंटिन्यू रखें और कोई भी सिम्टम हो तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत जाके अपने डॉक्टर को संपर्क करें। यहाँ मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। आपने जो कहा उससे ये लगता है कि जो हार्ट पेशेंट है उनको ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, क्या ये ऐसा है? देखिए, जो मेरे कहने का अभिप्राय है कि अगर एक नॉर्मल पेशेंट है और एक हार्ट पेशेंट है, उन दोनों को कोरोना होने का रिस्क बराबर है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में 95%, 98% इससे सीरियसनेस नहीं होगी।
जबकि अगर दूसरा पेशेंट जिसको हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसको अगर कोरोना होगा तो उसको निमोनिया, कॉम्प्लिकेशन और आईसीयू में भर्ती की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। यानी उसके लिए वो ज्यादा रिस्की है, कोरोना का जी। जो संक्रमण है वो ज्यादा रिस्की है। अच्छा, जी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मान लीजिए कोई हार्ट डिजीज है लेकिन उनको पता ही नहीं है या उन्होंने कभी चेक ही नहीं किया। अब उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया, कभी जो प्रॉपर जो हार्ट फंक्शनिंग है उसका चेक नहीं कराया, और वो जी रहे हैं, नॉर्मल ढंग से जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे, कई बार आप देखते होंगे कि आपके पास सामने जब पेशेंट आता है तो पता चलता है कि ये तो काफ़ी दिनों से चाहे वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो या हार्ट की दूसरी जो दूसरे प्रॉब्लम्स हो, वो पहले से थे, लेकिन इस आदमी को पता ही नहीं था और वो जो है सामान्य रूप से जी रहा था। अब ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को जो अननोन है हार्ट से रिलेटेड अपनी बीमारी के बारे में, उनको अगर कहीं कोरोना संक्रमण हो जाए तो मुश्किल ज्यादा होगी। तो वो लोग कैसे बच सकते हैं या क्या करना चाहिए उनको? बस मैं यही कह सकता हूं कि चूंकि वो ग्रुप है पेशेंट्स का जिनको खुद भी हार्ट की बीमारी के बारे में पता नहीं है अपनी, तो उनको और भी ज्यादा सावधान, अब ये कहना मुश्किल है कि जब उन्हें अपनी बीमारी पता ही नहीं तो वो और ज्यादा सावधान कैसे रह सकते हैं। बट जनरली सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन का ध्यान रखें, कोरोना से बचें, घर में रहें। और मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर कोई भी सिम्टम्स है तो तुरंत जाके अपनी जांच कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया ये कि ऐसे लोगों को भी जिनको मतलब हार्ट डिजीज के सिम्टम्स नहीं है, बहुत सावधान रहना चाहिए और तुरंत दिखाना चाहिए। एक जो मैं कुछ पेपर्स देख रहा था उसमें ऐसा लगता है कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो जिस तरह के हार्ट पेशेंट पहले हॉस्पिटल में बहुत आते रहते थे उनमें कुछ कमी आ गई। जैसे जिनको स्टेंट लगाना हो, एंजियोग्राफी, हार्ट अटैक भी कहते हैं लोग कि आजकल बहुत कम हो गया है और लोग जो हैं वो ज़्यादा इन बीमारियों से बच रहे हैं। ये लॉकडाउन का इफेक्ट बता रहे हैं लोग या पता नहीं जो हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा क्लीन हो गया उसका इफेक्ट है। देखिए भाई साहब, हार्ट की बीमारियां इन चीजों से कम तो होती हैं, लेकिन वो उनका इफेक्ट इतना इमीडिएट नहीं होता कि आपने आज पॉल्यूशन ठीक किया, आज आपने अपना खान पान ठीक किया और हार्ट अटैक होने बंद हो गए। आपकी बात, आप ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, सबका नंबर बहुत कम रह गया है। बट मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसका यह मतलब नहीं है कि हार्ट अटैक होने बंद हो गए हैं। डर की वजह से कोरोना इन्फेक्शन अस्पताल में जाके ना हो जाए, इस डर की वजह से पेशेंट हॉस्पिटल आ नहीं रहे हैं, डॉक्टर से संपर्क नहीं कर रहे हैं। लॉजिस्टिकली भी बहुत डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एक शहर से दूसरे शहर में या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जहां लोग आमतौर से इन प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं वहां जाना भी मुश्किल है। और ये भी हमें अब ऐसा लगता है कि बहुत सारी डेथ जो हो रही हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारियों का हाथ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हार्ट से ज्यादा हो और साथ में कोरोना भी हो, तो दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज associated with corona rather than heart disease and death because of corona. कोरोना, ये बिल्कुल बहुत सही आपने कहा। और बहुत सारे ये जो जिनके टेस्ट हो रहे हैं उनमें तो हम कह रहे हैं कि ये कोरोना से डेथ है, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है जो कि जिनका टेस्ट भी नहीं हो रहा है और ये कहा नहीं जा सकता है कि वो हार्ट अटैक से डेथ हुई है या कोरोना से या दोनों मिलाकर के। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक एक बात जो है और भी सामने आ रही है बहुत सारे लोगों के बीच में कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनका जो उनकी डेथ जो हो रही है, उनकी मौत जो हो रही है, वो डर के कारण वो डर गए हैं बिल्कुल। उनको लगता है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें मुझे मरना है और जो उनके भीतर एक अपनी अंदर की ताकत होनी चाहिए रोग से लड़ने के लिए, वो नहीं बची है। बहुत सारे आत्महत्या की भी खबरें आई हैं और इसमें पाया ये गया है कि बहुत सारे लोगों में तो माइल्ड इफेक्ट था कोरोना का, यानी वो ठीक हो सकते थे। कुछ लोगों में ज़्यादा भी था तो भी कोरोना से ये तो तय है कि 95% लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि डर से भी लोग जो है मर रहे हैं, भले ही उनको कोरोना का संक्रमण नहीं हो या बहुत माइल्ड हो। देखिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि
acute fear, acute emotional stress can precipitate heart attack or serious problems उन लोगों में जिनको पहले बीमारी नहीं पता थी। बहुत रेयर है कि एक स्वस्थ शरीर में डर की वजह से कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाए जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, बट मोस्ट लाइकली साइंटिफिकली पॉसिबल ये है कि इस अक्यूट फियर साइकोसिस से, इमोशनल स्ट्रेस से वो लोग जिनको अपनी बीमारी पता नहीं थी या बीमारी माइल्ड थी, उनमें जरूर ये घातक हो सकता है। एक पुरानी कहावत है कि कई बार बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जब मरीज को पता लगता है कि उनको स्नेक बाइट हो गई है। जब तक उन्हें पता नहीं होता वो ठीक रहते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि स्नेक बाइट हो गई है तो मेनी ऑफ देम कोलैप्स एंड सम ऑफ देम डाई आल्सो। बिल्कुल, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे सांप के काटने के बाद भी बढ़ जाते हैं जो पॉइजनस है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 95% या उससे ज्यादा स्नेक्स जो है, सांप जो है, वो तो पॉइजनस है ही नहीं, पर तब भी डेथ होती है। ये वही डर वाली बात जो है कहीं ना कहीं आपने बताया, लेकिन आपके हिसाब से कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन पहले से और भी रहा होगा जो ऐसे मौकों पर डर के कारण जो है वो ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात जो बार बार यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, और मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि भारत में जहाँ शहरों में झुग्गियाँ हैं, गाँव में भी झोपड़ियाँ हैं, उसके अलावा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं जो हम अनऑथराइज कॉलोनी कहते हैं जिनको, वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं। तब ये सोशल डिस्टेंसिंग चाहे हम जितना लॉकडाउन कर दें, उस मोहल्ले के भीतर, उस झुग्गी के भीतर होगी कहाँ से? उनको पानी से लेकर सब चीज़ों के लिए बाहर आना है। तो ऐसे में जो ये माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इसका एक हल है, वो तो बहुत सारे मामलों में संभव ही नहीं दिख रहा है। तो क्या हल है? देखिए, ये इस बीमारी को डील करने के कई स्टेजेस हैं। पहली स्टेज था कि हमारा जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था वो बहुत लिमिटेड था। दोज हु केम फ्रॉम दोज कंट्रीज जहाँ पे कोरोना इन्फेक्शन था, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, क्वारंटीन, ये सब एक कारगर विधि है, बिकॉज यू नो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज लिमिटेड। But once the source of infection is not so limited and it spreads to general population, then lockdown does not help. And as you rightly said कि हमारे यहाँ जो सामाजिक स्थिति है गांव में, शहरों में, खासतौर से मेट्रोज में, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग बहुत है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और एक सेफ सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। आई थिंक ऐसे एरियाज में जरूरत है मास स्क्रीनिंग की, मास टेस्टिंग की, और उन लोगों को आइसोलेट करने की जो ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज में है, और उनको क्वारंटीन करके इलाज करने की। हालांकि वो भी एक बड़ा टास्क होगा भारत जैसे बड़े देश में, क्योंकि टेस्टिंग और उसका जो इंतजाम करना, अभी भी रैपिड टेस्ट जिसको कहा गया था वो बहुत सक्षम नहीं हुआ, मतलब एक खेप जो मेडिसिन की आई थी रैपिड टेस्ट के लिए वो बाहर चली गई। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत में अभी भी जो है, जो इसके संक्रमण का पीक है वो नहीं आया है। जैसे ये कहा जा रहा है कि इटली में और जो जर्मनी है, ये बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने पीक को क्रॉस कर लिया है और वो डिक्लाइन हो रहा है। भारत में वो कह रहे हैं कि पीक अभी आया नहीं है और बहुत जल्दी अगले 3-4 दिनों में हमारा जो लॉकडाउन पीरियड खत्म हो रहा है। तो क्या अगर पीक नहीं आया है तो क्या स्थिति होगी अगर ये लॉकडाउन खत्म होता है, या क्या अनुमान किया जा सकता है कब तक पीक यहाँ पर पहुंचेगा? देखिए, ये हर कंट्री में वायरस डिफरेंटली बिहेव करता है, और ऐसे कुछ फैक्टर्स हमारे देश में हैं जो थोड़े फेवरेबल हैं। जैसे मलेरिया यहाँ पर एंडेमिक है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, हम लोगों को BCG वैक्सीनेशन है। ये सब कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशंस हैं जो समय समय पर हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। बट अगर हम उन देशों का स्टडी करें जहाँ पे कोरोना वायरस काफ़ी फैला है, तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि अभी हम पीक पर नहीं पहुँचे हैं, और हो सकता है आने वाले 3 से 4 हफ्तों में हम पीक पर पहुँचें।
और यही वजह है, बिकॉज जो पीक अगर आएगी तो उस वक्त पेशेंट्स की संख्या और हेल्थ फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि उसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इसको लॉकडाउन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और हो सकता है हम इसको और बढ़ाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो ब्रिटेन के कुछ डॉक्टरों से भी बात कर रहा था जिनको कोरोना का संक्रमण हो गया, और अब पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि आपको अगर संक्रमण है तो आप अपने घर में क्वारंटीन होकर रहिए, मतलब आइसोलेशन में रहिए। ठीक वैसे ही जैसे पहले हम लोगों के यहाँ चेचक हो जाता था, ठीक है, तो ये कहा जाता था कि इनको एक घर में रख दो, बल्कि वो धार्मिक भी हो जाता था। ये बात आ गई है, अभी ये 7 दिन या 8 दिन 10 दिन ये अकेले कमरे में रहेंगे, इनके कमरे में कोई नहीं जाएगा, ये बड़ा सादा खाना खाएंगे। लगता है शायद अब चेचक जिसको हम कहते थे, बड़ी माता या छोटी माता या वो तो नहीं है, वो तो खत्म हो गया हमारे यहाँ। लेकिन अभी भी जो ये सामान्य चेचक हो जाता है तो हम यही करते हैं कि इनको अलग कर दो ताकि बाकी लोगों को नहीं हो। तो घर में रहकर क्यों नहीं हो सकता? ये जो अस्पतालों में इतनी भीड़ बढ़ाई जा रही है, वहाँ तो वो 4-5 डॉक्टर्स को मैंने इंटरव्यू किया, उनको इन्फेक्शन हुआ था और उन्होंने कहा कि हम घर में रहे, परिवार के साथ रहे, सबके साथ रहे। और एक डॉक्टर ने तो मुझे ये भी कहा कि हम तो बच्चों के साथ खेलते थे और हमने मान लिया था कि इनको भी इन्फेक्शन होना है तो हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ है, हमसे ज़्यादा ये सेफ है, ये यंग है और ये वायरस इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अभी भी सबको हॉस्पिटल लाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में अभी तक तो चलिए अभी वो स्थिति क्राउड की नहीं आई है, लेकिन जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो ऑलरेडी प्रेशर में है। वहाँ लोग कम हो या ज़्यादा हो, लोगों को ड्यूटी पे रहना ही पड़ता है। तो हमारे यहाँ घर पे क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये एक ऐसी पेंडेमिक थी जिसके बारे में दुनिया के डॉक्टर्स को और हमें भी, हमारे डॉक्टर्स को भी कोई पहला पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। ये बीमारी हमारी पॉपुलेशन में कैसे बिहेव करेगी, कितने % मॉर्टलिटी होगी, कितना इफेक्टिव, इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं अभी भी। जो भी हम एंटीवायरल थेरेपी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एटसेट्रा जो भी हम बात करते हैं, उसमें उसका अभी इफेक्टिवनेस प्रूवन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं काम करती है, कुछ लोग नहीं काम करती। तो शुरुआत में आई थिंक ये एक नीजक रिएक्शन था कि भाई जो लोग हैं वो अच्छा। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत 100% फॉलो करना क्वारंटीन, होम आइसोलेशन शायद पॉसिबल नहीं है। हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो घरों की स्थिति है जहाँ सोशल क्राउडिंग ना हो, हर आदमी अलग अलग कमरे में रह सके, उस तरह की सुविधा शायद मेजॉरिटी को अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए डिसीजन लिया गया। बट आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले भारत सरकार का भी एक नोटिस इस तरह का आ गया है कि अगर पेशेंट स्टेबल है, कोरोना पॉजिटिव है, उसका सेचुरेशन ठीक है और उसको अदरवाइज हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो उनको भी अब घर में मैनेज किया जा सकता है, बशर्ते कि हम ये रीजनेबली इंश्योर कर सकें कि वो सोशल आइसोलेशन में रह पाए। जाहिर सी बात है, लोग जो है वो हमने भले ही कोरोना को नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे जो संक्रमण की बीमारियां होती हैं जिसमें परिवार को थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक कि ये कॉमन कोल्ड जो हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तब भी तो हम अपने बच्चों को और उनको थोड़ा दूर रखते हैं कि भाई तुम्हें भी हो जाएगा। उससे थोड़ा ज़्यादा करना है इसमें, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा और किसी वायरस का नहीं था। ये है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग बेताब हो रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं। जो वर्क फोर्स है हमारा, एक बड़ा हिस्सा देश के अलग अलग जगहों पे फंसा हुआ है, वो घर जाना चाहता है, उसके पास काम नहीं है। तो ऐसे में लॉकडाउन से एग्जिट का कोई रास्ता है? देखिए, इसका आंसर तो मेरे लिए भी देना मुश्किल है। इसका आंसर यही है कि फेजिक रिलीफ ऑफ लॉकडाउन, कि फेजेस में लॉकडाउन रिलीज किया जाए। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन को कंट्री और हमारा देश और हमारे लोग एक लंबे समय तक, कोई भी देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसा कि सरकार की पहल रही है कि पॉपुलेशन को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाए, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन एंड रेड जोन, और जो ग्रीन जोन्स में है वहाँ से लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए और फिर जैसे जैसे ऑरेंज जोन और रेड जोन कंट्रोल हो उसको खोला जाए। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसमें सरकार, समाज, हेल्थ स्ट्रक्चर, इसकी पूरी परीक्षा हो रही है।
और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो इस भयानक स्थिति को भी शायद कंट्रोल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव राजपूत, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जिन लोगों को दिल की बीमारी है उनको पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी दवाएं और अपना जो पुराना इलाज है उस पर कायम रहना चाहिए। और इस तरह की जो खबरें उड़ रही हैं कि लोग दिल की बीमारियां कम हो गई हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक्स और हार्ट की बीमारियां जाहिर है कि इस पेंडेमिक के दौरान कम नहीं होंगी। तो जो ये नंबर हम रिडक्शन देख रहे हैं, ये इस वजह से लोग आ नहीं रहे हैं। तो मेरा ये भी एक संदेश है कि अगर हार्ट के पेशेंट्स हैं और उनको लगता है कि उनको कोई हार्ट की नई प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। और अच्छी बात ये कि अब ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारा अपोलो हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी पेशेंट को इमीडिएट हार्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वह किया जा सके जैसे पहले करते थे। और ये एहतियात रखी गई है कि उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कोरोना ना लगे। उनके लिए इमरजेंसी से आईसीयू से कैथ लैब, ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो सेपरेट चैनल से उनका इलाज किया जा सके बिना उनको कोरोना को एक्सपोज किए हुए। बहुत ही अच्छी बात है कि एक जो लोगों के मन में ये भी डर आ गया था कि हॉस्पिटल में जाना ही नहीं है, वहाँ कोरोना वाले कुछ लोग मिल जाएंगे और वो भी संक्रमित हो सकते हैं। इससे, इस डर से आपने एक तरह से मुक्ति दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम में satyahindy.com पर इस अंक में इतना ही। और आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में को देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। satyahindy.com पर लॉग करके आप अपनी राय बेबाक ढंग से हमारे सामने रख सकते हैं। अगर आप हमारी राय से सहमत नहीं है तो भी आपका स्वागत है, लेकिन आपकी भाषा शालीन होनी चाहिए, आप मर्यादित होनी चाहिए और संसदीय होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं है। हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा satyahindy.com से अगर और करीब से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आप उस बटन को दबा करके ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप satyahindy.com से और करीब से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।